हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का IYS एजुकेशन प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास, जिसमें हम लोग कवर करेंगे PIB न्यूज़ को, न्यूज़ ऑन एयर, आकाशवाणी पर जो भी न्यूज़ चर्चा में उसको हम डिस्कस करेंगे। फेमस न्यूज़पेपर लाइक दैनिक जागरण एंड हिंदू, उसमें जो भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है उनको हम डिस्कस करेंगे, और नेशनल इंटरनेशनल डेज एंड ऑर्गेनाइजेशंस उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको वीडियो की नोटिफिकेशन स्टार्टिंग में ही मिलती रहे। चलिए तो आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं। सेना ने 8 अप्रैल को अपना 247वां सेना आयुध कोर यानी कि स्थापना दिवस बनाया है। 8 अप्रैल 1775 को बोर्ड ऑफ ऑर्डिनेंस की स्थापना के साथ यह कोर अस्तित्व में आया था। इसे एक बड़ी और जटिल सूची के प्रबंधन और सेना को रसद सहायता प्रदान करने का कार्य सौंपा गया है। लेफ्टिनेंट जनरल RKS कुशवाहा आयुध सेवा के महानिदेशक हैं, तो नाम भी याद रखिए आप। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो भारत ने अभी रिसेंटली में कौन कौन से डे सेलिब्रेट किए हैं। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, जो कि पहली बार 1964 में मनाया गया था। इसके अलावा आर्मी मेडिकल कोर दिवस, जो कि 3 अप्रैल को 258वां स्थापना दिवस मनाया था। और 4 अप्रैल को खान जागरूकता और खदान कार्रवाई में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया था, जिसे 2005 में मनाने की घोषणा की गई थी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। यूनेस्को कोष के लिए जारी किया गया भारत का $72,124 का योगदान। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने 2022 में खेल में डोपिंग को रोकने के लिए यूनेस्को कोष में भारत के $72,124 अमेरिकी डॉलर के योगदान को जारी किया है। यह काफ़ी बढ़ा हुआ योगदान है, जो कि निर्धारित मूल्य से दोगुना है। 2021 में पहली बार युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने यूनेस्को से प्राप्त अनुरोध के आधार पर यूनेस्को कोष में $28,172 अमेरिकी डॉलर का योगदान किया था। अगर मैं बात करूं यूनेस्को एंटी डंपिंग कन्वेंशन की, तो इसे 7 नवंबर 2007 को भारत द्वारा रेटिफाई किया गया था, और एशिया ओशनिया क्षेत्र में कुल 55 सदस्यीय देश इस सम्मेलन के हस्ताक्षर करता थे। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। RBI ने रेपो रेट को 4% और रिवर्स रेपो रेट को 3.35% पर अपरिवर्तित रखा है। आपको पता होगा काफ़ी टाइम से, जब से कोरोना पीरियड चला है तो तब से RBI ने इतने पर ही रख रखा है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने सीमांत स्थायी सुविधा दर और बैंक दर 4.25% पर अपरिवर्तित रखी है, और रिवर्स रेपो रेट तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि उतनी है। इसके अलावा चल निधि समायोजन सुविधा यानी कि LAF के दायरे को महामारी से पहले की स्थिति के तक पुनः स्थापित करने के लिए 50 आधार अंकों तक का सुधार करने का निर्णय भी लिया गया है। अगर हम बात करें RBI के स्थापना दिवस की, तो RBI का स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। ये 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है, और इसके गवर्नर हैं RBI के प्रेजेंट में शक्तिकांत दास जी। अगर हम रिवर्स रेपो रेट की बात करें, तो रेपो रेट पहले समझ लेते हैं क्या होता है। इसे बेंचमार्क ब्याज दर के रूप में जाना जाता है। मतलब जब आप, यह एक दर होती है जिस पर RBI अल्प अवधि के लिए बैंकों को पैसा उधार देता है। अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि इसका उल्टा, जब अल्पकालिक उधार दर RBI बैंकों से पैसा उधार लेता है ना, जिस बैंक दर पर, तो उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। सरकार ने 14 राज्यों को जारी किया 7,183 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा अनुदान। तो ये राज्य आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल हैं। यह अनुदान 5वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार जारी किया गया है। अगर हम बात करें कि भारत के संविधान में कौन से आर्टिकल में राजस्व अनुदान को शेयर करने की बात कही गई है, तो हस्तांतरण के बाद राज्यों के राजस्व खातों में अंतर को पूरा करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा अनुदान प्रदान किया जाता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है,
ओके, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक टास्क फोर्स का गठन किया जो ABGC खंड में उच्च अध्ययन के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे की सिफारिश करेगी। ABGC यानी कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक प्रमोशन टास्क फोर्स का नेतृत्व सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव करेंगे। यह राष्ट्रीय ABGC नीति तैयार करने के लिए भी जिम्मेदार होगी। अगर हम बात करें कर्नाटका की, तो कर्नाटका ने भी ABGC सेंटर डेवलप किया है, ठीक है, एनिमेशन के लिए। और अगर हम बात करें सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने, तो इसने हाल ही में एक पोर्टल भी लॉन्च किया था, प्रसारण सेवा पोर्टल। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। RBI ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मुद्रास्फीति दर के 5.7% पर रहने का अनुमान लगाया है, जबकि पिछले वर्ष ये 4.5% पर था। इसने 7.8% के मुकाबले 2022-23 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को भी 7.2% पर रहने का अनुमान लगाया है। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 2022-23 के लिए CPI मुद्रास्फीति का अनुमान भी बढ़ाकर 5.7 कर दिया है, जो कि 21-22 में 4.5% था। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। विश्व बैंक AIIB गुजरात सरकार को देंगे 7,500 करोड़ रुपए का ऋण, ठीक है। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। इसके तहत राज्य सरकार अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी और राज्य के सभी 35,133 सरकारी और 5,847 अनुदान प्राप्त स्कूलों को कवर करेगी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। पश्चिम बंगाल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर समिति का गठन किया है, ठीक है। तो एक 10 सदस्यीय समिति बनाई गई है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जांच करेगी और शिक्षा पर राज्य स्तरीय नीति की आवश्यकता का भी आकलन करेगी। समिति केंद्र द्वारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनावरण के बाद शिक्षा क्षेत्र में महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्यों द्वारा उठाए गए कदमों का मूल्यांकन करेगी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। यूपी सरकार ने किया संभल महाराजगंज में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए एक समझौता। तो यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार क्या चाहती है कि सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड यानी कि PPP मोड के तहत राज्य के संभल और महाराजगंज जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह पहली बार है कि जब राज्य के मेडिकल कॉलेज PPP मोड के माध्यम से स्थापित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने 2024 तक महाराजगंज और संभल जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का लक्ष्य रख लिया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। दिल्ली सरकार द्वारा संचालित IGDTUW ने मलेशिया विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता किया है। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में द्विपक्षीय अनुसंधान के अवसरों को बढ़ावा देगा। इस समझौते के तहत दोनों विश्वविद्यालयों में द्विपक्षीय अनुसंधान के अवसरों और संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के साथ साथ छात्र और शिक्षकों के आदान प्रदान का भी प्रावधान है। और अगर हम बात करें मलेशिया की किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है, तो यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी मलेशिया पर्लिस। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब से दिल्ली सरकार आई है, तो चेंज हुई है दिल्ली में सरकार, आपकी सरकार आई है, तो उन्होंने स्कूलों की एजुकेशन पर काफ़ी अच्छा ध्यान दिया है। तो वहाँ पे स्कूलों के प्रदर्शन में काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिला है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। कुछ विद्युत उपकरणों को प्रमाणित करने के लिए CPRI को मिली NABCB की मान्यता। CPRI ने प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले निर्माता भारत के बाहर किसी अन्य निकाय द्वारा पूर्ण परीक्षण या प्रमाणीकरण की आवश्यकता के बिना अपने उत्पादों का निर्माण करने में सक्षम होंगे। CPRI विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। RBI ने DCB बैंक के MD और CEO के रूप में मुरली नटराजन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। नटराजन अप्रैल 2009 से बैंक के MD और CEO हैं। 2024 में वे बैंक के नेतृत्व में 15 साल पूरे कर लेंगे। RBI ने बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कार्यकाल में 15 साल तक सीमित कर दिया है। इसके बाद चेंज करने ही होंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। वित्त वर्ष 2022 में भारत का व्यापार घाटा 87.5% बढ़ गया है, ठीक है। तो और ये अब 192 अरब डॉलर हो गया है, जो कि 2021 में 102 अरब डॉलर था। जहां कुल निर्यात बढ़कर 417 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए, वहां आयात भी बढ़कर 610 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया, जिससे व्यापार में 192 अरब डॉलर का घाटा हो गया है। अप्रैल 21-22 में भारत का माल आयात 610 अरब डॉलर आका गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं।
फिनटेक पारितंत्र को मजबूत करने के लिए IFSCA और GBFL लिमिटेड के बीच एक समझौता हुआ है। GIFT IFSC में फिनटेक के परितंत्र को समर्थन और सुविधा प्रदान करने के लिए सहयोग और सहभागिता के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं। IFSCA एक एकीकृत नियामक है जो IFSC में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और संस्थाओं के विकास व विनियमन के लिए जिम्मेदार है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। डिजिटल बैंकिंग इकाइयों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की स्थापना पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह केंद्रीय बजट 2022-23 में 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स स्थापित करने की घोषणा का एक हिस्सा है। डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स डिजिटल बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं को वितरित करने के लिए कुछ न्यूनतम डिजिटल बुनियादी ढांचे के आवास के लिए विशिष्ट निश्चित बिंदु व्यावसायिक इकाइयों के केंद्र हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सभा ने रूस को मानवाधिकार परिषद से निलंबित करने के लिए मंजूरी दे दी है। अमेरिका द्वारा शुरू किए गए प्रस्ताव के पक्ष में 93 वोट मिले, जबकि 24 देशों ने वोट नहीं किया और भारत सहित 58 देशों ने इसमें भाग नहीं लिया है। यह परिषद ने किसी देश का दूसरा निलंबन है परिषद से, ठीक है। मानवाधिकार परिषद जिनेवा में स्थित है। अगर हम संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बात करें तो ये संयुक्त राष्ट्र एक निकाय है, संयुक्त राष्ट्र का निकाय है, ठीक है, जिसका मिशन दुनिया भर में मानवाधिकारों को बढ़ावा देना और उसकी रक्षा करना है। परिषद में क्षेत्रीय समूह के आधार पर 3 साल की अवधि के लिए 47 सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है। और इसका मुख्यालय मैं आपको बता ही चुका हूँ, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो फेडरिको विलेगास हैं और इसकी स्थापना 15 मार्च 2006 को हुई थी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। केंद्र ने दी 10 राज्यों को 28,204 करोड़ रुपए के ऋण लेने की अनुमति। तो ये 21-22 में विद्युत क्षेत्र में निर्धारित सुधार करने के लिए ऐसी अनुमति दी गई है। आप देख सकते हो तमिलनाडु को 7,054 करोड़ रुपए के और उत्तर प्रदेश को 6,823 करोड़ रुपए के। इसके अलावा आंध्र प्रदेश को 3,716 करोड़ रुपए का ऋण लेने की अनुमति दी गई है। नेक्स्ट न्यूज़। संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सत्यपाल मलिक को सम्मानित किया गया है। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक और पूर्व अनुसंधान और विश्लेषण विंग के निदेशक AS दुलुत को वर्ष 2021 और 20 के लिए संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें पुणे स्थित गैर सरकारी संगठन सरहद द्वारा सम्मानित किया गया। सरहद एक सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक संगठन है जो भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में संघर्ष प्रभावित लोगों के कल्याण के लिए समर्पित है। अगर मैं कुछ और पुरस्कारों की बात करूं तो आपको पता होगा कि ईला लोध, जो कि त्रिपुरा में स्वास्थ्य सेवाओं की पूर्व निदेशक थी, उन्हें मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन यानी कि NMCG को 7वें भारत उद्योग जल सम्मेलन और फिक्की जल पुरस्कारों के 9वें संस्करण में विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा नीति आयोग ने 75 महिलाओं को वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स प्रदान किए हैं। ये 5वें अवार्ड्स थे। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। यूनियन बैंक ने सुपर ऐप यूनियन NXT डिजिटल प्रोजेक्ट संभव लॉन्च किया है। इसे चालू वित्त वर्ष 22-23 के लगभग 1,000 करोड़ रुपए के निवेश परिव्यय के साथ लॉन्च किया गया है। यह बैंकिंग सुपर ऐप अनिवार्य रूप से एक ही प्लेटफॉर्म पर भुगतान, बिल भुगतान, रिचार्ज, निवेश, ऋण और फंड ट्रांसफर जैसी कई सुविधाएं को जोड़ता है। चलिए अब कुछ क्विक पॉइंट्स देख लेते हैं जल्दी से, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। किस राज्य ने फेलोशिप के लिए NLSIU के साथ समझौता किया है? तो ये मेघालय ने किया है। मिथुन मंजुनाथ ने ऑर्लियंस मास्टर्स 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीता है। किस राज्य ने कक्षा 9 से श्रीमद् भागवत गीता पढ़ाने की घोषणा की है? तो हिमाचल प्रदेश ने की है। हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द नेक्स्ट ईयर रैंकिंग में, इन द वर्ल्ड रैंकिंग में किस भारतीय महिला ने 10वां स्थान हासिल किया है? तो ये फाल्गुनी नायर ने किया है। किस राज्य ने गणगौर पर्व मनाया गया? किस राज्य में? तो राजस्थान में मनाया गया है। स्टैंड अप इंडिया योजना ने 5 अप्रैल को अपने कितने साल पूरे किए हैं? तो 6 साल पूरे किए हैं। किस राज्य के गया सासोमा गांव में सामुदायिक संग्रहालय शुरू किया गया है? तो ये लेह में किया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कौन सा सेवा पोर्टल जारी किया है? तो ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल। दिल्ली सरकार ने कितने नगर निगमों को एक नगर निगम में एकीकृत किया है? तो 3 को किया है।
किस देश ने पीले ट्यूलिप फूल की प्रजाति का नाम मैत्री रखा है? तो ये नीदरलैंड ने रखा है। लॉन्च पुस्तक डिकोडिंग इंडिया बाबूडोम के लेखक कौन है? तो अश्वनी श्रीवास्तव बने हैं। विश्व अंतरात्मा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 अप्रैल को मनाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? 6 अप्रैल को। और किसने प्रकृति हरित पहल का शुभारंभ किया है? तो ये भूपेंद्र यादव ने किया है। CAPSP योजना के माध्यम से क्यूरेटेड लाभ प्रदान करने के लिए SBI ने किस सुरक्षा बल के साथ समझौता किया है? तो ये BSF के साथ किया है। राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में एन मारिया ने कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। शोधकर्ताओं ने किस राज्य में बलुआ पत्थर से बने 65 रहस्यमयी जारों का पता लगाया? तो असम में लगाया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस योजना की शुरुआत की है? तो ये अंतर सरकारी संपर्क योजना, अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन संपर्क योजना, उड़ान संपर्क योजना भी बोल सकते हो आप इसको। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस जिले से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है? तो ये श्रावस्ती से, क्योंकि श्रावस्ती का यूपी में साक्षरता दर सबसे कम है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कावल उत्थप्पी ऐप को लॉन्च किया? तो ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने किया है। पाकिस्तान देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है? गुलजार अहमद को नामित किया गया है। लॉन्च पुस्तक विश्व बिरसा मुंडा जनजाति नायक के लेखक कौन है? तो ये धर्मेंद्र प्रधान बने हैं। किसने लॉन्च करी है? मतलब विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? तो ये 6 अप्रैल को मनाया गया। विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस का विषय क्या रखा गया है? तो सभी के लिए एक सतत और शांतिपूर्ण भविष्य की सुरक्षा, खेल का योगदान, ये रखा गया है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या रखी गई है? अवर प्लेनेट अवर हेल्थ। अलेक्जेंडर वुडसिच को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? हाँ, तो सर्बिया के। फ्लिपकार्ट ने दवाओं और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस को। किस देश में ऑनलाइन वन्य जीवों की अवैध खरीद में बढ़ोतरी दर्ज की गई है? तो ये म्यांमार में की गई है। किसे ओहियो स्टेट सीनेट सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो विवेक अग्निहोत्री को। किस राज्य ने सरहुल महोत्सव आयोजित किया है? तो ये झारखंड में जनजातीय महोत्सव है एक। नेक्स्ट, किस राज्य के लाल किले में आयुष महोत्सव का योग महोत्सव शुरू हुआ? तो ये दिल्ली में हुआ है। 994 रमांडा जनसंघर्ष पर विचार का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। किसे सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया? रामदास मिश्र को। फोर्ब्स अरबपति 2022 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? तो एलन मस्क बने। किस विभाग द्वारा वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट सेवा शुरू की गई? तो पशुपालन डेयरी विभाग द्वारा। और पीयूष गोयल किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया के गए हैं। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।